1984 भारत के इतिहास का वो साल जिसे भूलना नामुमकिन है। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या होती है। 1 नवंबर से दिल्ली की सड़कों पर सिखों का नरसंहार शुरू हो जाता है। भीड़ को लिस्ट मिलती है, पेट्रोल किरोसिन के डिब्बे मिलते हैं और एक एक सिख घर को टारगेट किया जाता है। 2733 लोग मारे जाते हैं सिर्फ दिल्ली भर में। और अब 40 साल बाद सिख दंगों के सबसे चर्चित चेहरों में से एक सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया। Delhi's Rouse Avenue Court convicted former Congress MP Sajjan Kumar in a 1984 anti-Sikh riots case. 40 साल लग गए इंसाफ मिलने में, लेकिन क्या ये वाकई इंसाफ है? क्या सिख दंगों के असली मास्टरमाइंड कभी कानून के शिकंजे में आएंगे? आज नो नॉनसेंस पर करेंगे 1984 के दिल्ली दंगों की बात, सच्चाई, राजनीति और वो जख्म जो आज भी हरे हैं। और हाँ, अगर आप भी फैक्ट्स और मुद्दों की बात बिना बकवास की सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली में हल्की सर्दी थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्मी का माहौल था। लोकसभा चुनाव नजदीक थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठी, नाश्ते में टोस्ट, संतरे का जूस और अंडे लिए और बीबीसी के एक इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगी। सुबह 9:10 पर इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरजंग रोड से एक अकबर रोड की ओर पैदल निकल गए। उनके साथ आर.के. धवन, कांस्टेबल नारायण सिंह और सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह थे। जैसे ही उन्होंने अकबर रोड गेट पार किया, बेअंत ने .38 बोर की रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर तान दी। अगले ही सेकंड पहली गोली उनके पेट पर लगती है, फिर 4 और गोलियां दाग दी जाती हैं। पीछे खड़े सतवंत सिंह भी स्टेन गन से 25 गोलियां दाग देते हैं। शाम 6 बजे आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी के निधन की घोषणा हो गई। 6:45 पर राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और ठीक इसके बाद दिल्ली में दंगे भड़कने लगे। कहा जाता है कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को फोन करके सेना बुलाने के लिए कहा था, लेकिन जवाब मिला दिल्ली पुलिस हालात संभाल लेगी। पर दिल्ली में हालात संभलने के बजाय बिगड़ने शुरू हो गए। सरकारी अफसरों की माने तो शाम होते होते भीड़ को सिखों के घरों की लिस्ट मिल चुकी थी। वोटर लिस्ट से घरों की पहचान की जा रही थी। ट्रकों में केरोसिन और पेट्रोल भरकर गलियों में भेजा जा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर खून का बदला खून, ऐसे नारे गूंज रहे थे। पुलिस चुपचाप खड़ी थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहे थे। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ के नाम सबसे ज्यादा गूंज रहे थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इस नरसंहार की तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। गले में जलते टायर डालकर सिखों को जिंदा जला दिया गया, गुरुद्वारों में आग लगा दी गई और औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। ये सब 72 घंटे तक चला। 3500 से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ दिल्ली भर में 2733 लोग मारे गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये सब अचानक हुआ या सुनियोजित तरीके से करवाया गया? आइए जानते हैं उस पॉलिटिकल खेल को जिसने दिल्ली को आग में झोंक दिया। दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट बताती है कि 1 नवंबर की सुबह ही कांग्रेस नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी थी और फिर बीजेपी और आरएसएस पर दंगा भड़काने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के अपने ही नेता मोर्चे पर थे। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बने नानावटी कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि सिखों के घर की पहचान के लिए भीड़ को वोटर लिस्ट दी गई, दंगाइयों को शराब पिलाई गई, हथियार बांटे गए और फिर कहा गया जाओ और बदला लो। अब आते हैं दंगों के सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ पर। दिल्ली की सड़कों पर सिखों को जलाने वाली भीड़ कौन थी? एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुलिस क्यों चुप रही? क्योंकि इन सब की रखवाली करने वाले वही लोग थे जो सरकार के सबसे बड़े पदों पर बैठे थे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने सज्जन कुमार को भीड़ को भड़काते हुए देखा था। जगदीश टाइटलर गुरुद्वारों के बाहर भीड़ को नारे लगवाते देखे गए थे। कमलनाथ दिल्ली के सबसे बड़े दंगा प्रभावित इलाके में भीड़ के साथ देखे गए थे। दंगे 1984 में हुए, 1985 में चुनाव हुए। राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाई, लेकिन इंसाफ कहां था? सिख दंगों की जांच के लिए 10 अलग अलग आयोग बने, लेकिन हर बार कांग्रेस सरकार बच निकलती रही। लेकिन 2018 में पहली बार सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया। अब 2024 में उन्हें फिर से दोषी मान लिया गया है। 40 साल बाद ये इंसाफ मिला है या ये सिर्फ दिखावा है? 1984 में सिर्फ सिखों के घर नहीं जले, 1984 में सिर्फ गुरुद्वारे नहीं जले, 1984 में सिर्फ लोग नहीं मारे गए, 1984 में भारत का लोकतंत्र जला था। लेकिन जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों को जिंदा जलाया जा रहा था, जब पुलिस तमाशकीन बनी हुई थी,
जब सरकार खामोश थी तब राजीव गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। मतलब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 3500 से ज्यादा सिखों को जला दिया गया और ये सब धरती हिलने का नतीजा था क्या? अब अगर यही तर्क सही मान लिया जाए तो 2002 के गुजरात दंगों पर कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे वो भी धरती हिलने की वजह से हुए होंगे। लेकिन फर्क देखिए, 2002 के दंगों में गुजरात सरकार पर सवाल उठे तो जांच हुई, कोर्ट केस चला, SIT बनी, दोषियों को सजा मिली। लेकिन 1984 के दंगों में राजीव गांधी ने इसे बड़े पेड़ गिरने की आफत बता दिया। 1984 के दंगे सिर्फ एक भयानक घटना नहीं थी, 1984 के दंगे एक सियासी प्लेबुक था। आज 40 साल बाद कांग्रेस अब भी इस दाग को धोने में असफल रही है। आज भी जब दिल्ली में चुनाव आते हैं तो सिख दंगों का मुद्दा उठाया जाता है। कांग्रेस ने 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर सिख समुदाय की नाराजगी कम करने की कोशिश तो की थी, लेकिन किया कुछ नहीं। अब भी सज्जन कुमार और टाइटलर जैसे नाम कांग्रेस की सियासी छवि पर लगे खूनी दाग की तरह चिपके हुए हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या 1984 के असली गुनहगारों को कभी भी इंसाफ मिलेगा? क्या 1984 को लेकर कांग्रेस की राजनीति हमेशा इसी तरह सवालों के घेरों में रहेगी, या फिर ये भी एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जिसे हम हर चुनाव में देखते रहेंगे लेकिन न्याय कभी नहीं मिलेगा? 1984 कोई एक दिन की घटना नहीं थी। 1984 के जख्म आज भी जिंदा है और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन जख्मों को सिर्फ याद नहीं रखना होगा, बल्कि ऐसी राजनीति को खत्म करना होगा जो नफरत को हथियार बनाती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 1984 के दंगों के असली मास्टरमाइंड कभी कानून के शिकंजे में आएंगे? क्या कांग्रेस इस दाग को कभी धो पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। आप देख रहे थे नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।